तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह होगा इलेक्ट्रिक डायपोल की निरक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना। इससे पहले वाले भाग में हमने देखा था कि उसकी अक्ष के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको सोल्व किया था हमने। और 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपके अक्ष या निरक्ष के लिए आपके टॉपिक होता है एग्जाम में, या तो अक्ष के लिए या निरक्ष के लिए आपके टॉपिक ज़रूर बनता है। तो आप इसको बिल्कुल आराम से और तसल्ली से इसके डेरिवेशन को समझिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारे पास में है इलेक्ट्रिक डायपोल, और इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है इसका बेसिक हम समझ चुके हैं। इसके पहले वाले भागों में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वह 2 चार्जों का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें उन चार्जों के मैग्नीट्यूड समान होते हैं लेकिन उनका नेचर विपरीत होता है, यानी मान समान होगा और दोनों की प्रकृति विपरीत होगी तथा दोनों चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होंगे। तो इस प्रकार का जो सिस्टम बनेगा उस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। माना कि हमारे पास यहाँ पर ए बिंदु और बी बिंदु के ऊपर -q व +q चार्ज हैं। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम उसकी अक्ष कहते हैं तथा उसके केंद्र बिंदु से अक्ष के लंबवत जो रेखा गुजरती है उसे उसकी निरक्ष कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि इससे पहले वाले भाग में हमने इसकी अक्ष के ऊपर कोई बिंदु लिया था और उस बिंदु P के ऊपर इन दोनों आवेशों के कारण यानी कंबाइंड रूप से इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ज्ञात किया था। आज का हमारा टॉपिक है कि इस निरक्ष के ऊपर यदि हम कोई बिंदु P लेते हैं तो अब हमारे पास टारगेट वही होगा और तरीका भी वही होगा कि हमारे पास एक आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, दूसरे आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, उनकी डायरेक्शन देखनी है और वहां पर अध्यारोपण का सिद्धांत लगाकर हल करना है। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव जो है उसकी लंबाई हमने मान ली कितनी है 2a, जिसे विद्युत द्विध्रुव लंबाई भी कहते हैं, तथा केंद्र बिंदु से प्रत्येक आवेश के जो बीच की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी a। अब विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर उसके निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। तो P की जो दूरी है वो उसके केंद्र से कितनी हो गई, r दूरी। अब हमारे पास तरीका वही होगा, +q के कारण P पर मान और -q के कारण P पर मान। सूत्र वही होगा, बिंदु आवेश वाला फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है। तो हमारे पास में आ जाएगा KQ/r², जहाँ r वही तरीका आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी। तो जब +q के कारण P बिंदु पर हम मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास ये दूरी BP का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका मान हमारे पास में आ जाएगा KQ/BP²। तो हमें BP की आवश्यकता यहाँ पर होगी। इसी प्रकार से जब A से P बिंदु लेते हैं तब हमारे पास में A से P बिंदु जब लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दूरी हो जाएगी AP²। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मान लिया E2 और KQ/AP²। तो हमें यहाँ पर BP और AP का मान कैलकुलेट करना है, सेम उसके अक्ष वाले की तरह ही। अब हमारे पास यहाँ पर BP और AP का मान हमें इस डायग्राम के अनुसार कैलकुलेट करना है, पहली बात। दूसरी बात हमें यह भी ज्ञात करनी है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उनकी डायरेक्शन किस प्रकार से होगी। तो थोड़ा सा फोकस कीजिए। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बताई थी कि पॉजिटिव से बाहर की ओर होती है, या ये भी कह सकते हैं कि आवेश से बिंदु की ओर। तो हमारे पास देखिए आवेश यहाँ पर है, बिंदु P यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, B से P की ओर। यहाँ पर होगा हमारे पास में E1 वेक्टर, ये हो जाएगा E1 वेक्टर। इसी प्रकार से जब -q के कारण ज्ञात करते हैं तो ये आपको भी पता है कि -q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वह होती है आवेश की ओर, यानी बिंदु से आवेश की ओर। डायरेक्शन हो गई P से A की ओर। दोनों की डायरेक्शन क्लियर है मेरे हिसाब से। पॉजिटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन होती है आवेश से बिंदु की ओर, यानी आवेश से बाहर की ओर जाती हुई, तथा नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है आवेश की ओर आती हुई, यानी बिंदु से आवेश की ओर। ये हो गई डायरेक्शन हमारे पास, और वैल्यू हमारे पास में है E1 बराबर KQ/BP², E2 बराबर है KQ/AP²। यहाँ पर हमारे पास BP और AP का मान अभी तक ज्ञात हुआ नहीं है, वो हम ज्ञात करते हैं इस डायग्राम से। माना कि हमारे पास इन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो इतना ही एंगल आपके यहाँ पर कंप्लीट होगा, थीटा।
अब मैंने यहाँ पर P बिंदु के ऊपर यहाँ पर AB रेखा के समांतर एक रेखा यहाँ पर खींची है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपकी जो भुजा है BA AP और ये जो समांतर रेखा मैंने यहाँ पर बनाई है ये वाली, तो शायद ये Z की आकृति कंप्लीट हो रही है। तो यह कोण आपके थीटा होगा, तो एकांतर कोण के नियम के अनुसार ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ P बिंदु पर जो एंगल बनेगा इस रेखा के साथ वह हो जाएगा इसका एकांतर कोण। और जब दो समांतर रेखाएं होती हैं तो एकांतर कोण का मान आपस में क्या होता है, समान होता है। तो यह भाग हमारा कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट यदि हम लेते हैं कि हमारे पास ये जो रेखा यहाँ से गुजर रही है B से P की ओर, इसका मतलब ये लाइन इस प्रकार से है और इसके ऊपर एक रेखा आपकी ये वाली है AB वाली और एक समांतर रेखा हमने यहाँ पर खींची है। जब समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो लाइनों के ऊपर वाला जो एंगल होगा वो एंगल कहलाता है संगत कोण, और यदि समांतर रेखाएं हैं स्पेशल तो ये संगत कोण आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो हमारे पास ये जो रेखा हमने यहाँ पर खींची थी वो इसके समांतर ही थी, इसका मतलब ये कोण आपके थीटा होगा, तो इस लाइन के ऊपर यहाँ कोण बनेगा वो संगत कोण और यह भी कितना होगा, थीटा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे को पता चल गया E1 का मान, E2 का मान हमारे को पता है KQ और आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी, E2 का मान हो गया KQ और आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E1 जो हो गई वो है BP की दिशा में है तथा E2 की जो डायरेक्शन है वह PA की दिशा में है। यहाँ पर हमारे पास एंगल है, इस हिसाब से यहाँ पर समांतर रेखा का निर्माण किया तो यहाँ पर एंगल हो जाएगा थीटा एकांतर कोण से, तथा इस लाइन के ऊपर वाला एंगल होगा थीटा, वो होगा हमारे पास संगत कोण के हिसाब से। तो अब हमारे पास हमें ज्ञात करना था BP और AP का मान। तो डायग्राम में आपको यहाँ पर ट्राइंगल दिख रहा होगा AOP और BOP, दोनों समान त्रिभुज हैं क्योंकि O बिंदु जो है वह इनके बिल्कुल मध्य का बिंदु है, तो इसका मतलब इधर वाला त्रिभुज और इधर वाला त्रिभुज बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से हमारे पास देखो A से O के बीच की दूरी A है, O से लेकर P के बीच की दूरी R है, ये आपके पास R हो गया, और हमें ज्ञात करना है AP का मान या ज्ञात करना है BP का मान। यहाँ पर आप देखिए इस त्रिभुज में ये वाली जो भुजा आपकी बन रही है AP और BP, वो इस त्रिभुज का कर्ण वाली भुजा बन रही है, जबकि आपको यहाँ पर आधार दिया गया है, लंब आपके पास में है और कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का क्या होगा, उपयोग होगा। तो यहाँ पर दोनों ट्राइंगलों से जो कर्ण का मान निकलेगा यानी AP स्क्वायर और BP स्क्वायर दोनों का मान समान होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपके समान हैं। तो हमारे पास कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर यानी R स्क्वायर और आधार स्क्वायर यानी A स्क्वायर। तो हमारे पास AP और BP का मान हमारे पास में आ जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, या इसको मैं लिख सकता हूँ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2, यानी पावर 1/2 का मतलब रूट ही होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए BP स्क्वायर, तो BP स्क्वायर का मतलब हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AP स्क्वायर का जब यूज करेंगे तो वह भी मान समान होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यदि हमें AP और BP की आवश्यकता है तो वह मान आएगा हमारे किसमें, रूट में। तो ये हो गई इसकी संरचना कंप्लीट। लेकिन थोड़ा सा और यहाँ पर अगर हम देखें तो डायग्राम के ऊपर आप ध्यान दीजिए और फोकस कीजिए। हमारे पास यहाँ पर जो E1 वेक्टर है वह E1 वेक्टर इस रेखा के साथ कोण बनाता हुआ गुजर रहा है, और 11वीं कक्षा में वेक्टर वाले जो चैप्टर हमने अध्ययन किया था उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको बताया हुआ है कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी अक्ष के साथ या किसी रेखा के साथ एंगल बनाती हुई गुजरती है तो वहाँ पर उस सदिश राशि का वियोजन हो जाता है। उस सदिश राशि का क्या होगा, वियोजन होगा। और वियोजन होने का मतलब ये है कि एक पार्ट आपके कोस थीटा के रूप में आएगा और एक पार्ट आपके साइन थीटा के रूप में आएगा। तो वहाँ से आपको पता है कि जो सदिश राशि जिस अक्ष के साथ कोण बनाती है उस अक्ष पर उसका जो घटक प्राप्त होगा वह होगा E1 कोस थीटा, तथा इस अक्ष के लंबवत वाली अक्ष के ऊपर वहाँ पर जो उसका घटक प्राप्त होगा वह होगा साइन के रूप में यानी E1 साइन थीटा। सेकंड देखिए आपके E2 जो है वह इस प्रकार से नीचे की ओर आ रहा है, E2 जो है वह नीचे की ओर आ रहा है और E2 जो है वह भी तो इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है। देखिए बिल्कुल आराम से
E2 जो है वह भी इस रेखा के साथ एंगल बना रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर E2 का भी वियोजन होगा, मतलब ये लाइन ऐसे बन गई, E2 वेक्टर इसके साथ एंगल बना रहे हैं, तो इसके लंबवत लाइन ये वाली हो जाएगी। तो E2 का एक हिस्सा यहीं पर आएगा और वह क्या होगा, E2 cos थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा उस लाइन के साथ आएगा E2 sin थीटा। तो यहाँ पर E2 के भी दो घटक प्राप्त हो जाते हैं। देखिए इस ही रेखा के ऊपर इसका एक घटक प्राप्त होगा और वह होगा E2 cos थीटा, और इस लाइन के ऊपर इसका जो घटक प्राप्त होगा वह होगा E2 sin थीटा। तो यह हो गया E1 वेक्टर व E2 वेक्टर का वियोजन। तो जब हम इसके अध्यारोपण का सिद्धांत करेंगे, यानी हमारे पास तो E1 और E2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर E1 E2 नहीं बल्कि E1 के दो हिस्से प्राप्त हो गए और E2 के भी कितने हिस्से प्राप्त हो गए, दो। तो टोटल अब हमारे पास P बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वह दो मेन भागों से नहीं बल्कि चार छोटे टुकड़ों से प्राप्त होगा। E1 sin थीटा, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E2 sin थीटा, इन चारों हिस्सों से कंप्लीट होगा हमारे पास P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। तो यह था इसका डायग्राम, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हमारे पास E1 E2 का हमने वियोजन कर दिया है और उसके लैंग्वेज को यहाँ पर लिखा भी है कि माना A भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रमशः -q व +q है तथा विद्युत द्विध्रुव लंबाई 2a है और विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से प्रत्येक आवेश की दूरी कितनी है, a। समकोण त्रिभुज AOP व BOP से AP² BP² यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। हमने इसका वर्गमूल ले लिया है तो हमारे पास में आ जाएगा AP बराबर BP बराबर हो जाएगा R² + A² का रूट, इक्वेशन नंबर 2। आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे हम दोनों आवेशों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। अब इसके आगे का भाग जो कि आपको पता है कि अब आपको क्या करना है, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हमारे पास हो गया E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट किसके बराबर होता है, K के बराबर, Q/AP², जो कि अभी आपको वहाँ पर समझाया, यानी आवेश से बिंदु के बीच की दूरी का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास में आ गया E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q R² + A², क्योंकि AP² और BP² का मान कितना आया, R² + A², और डायरेक्शन हमारे पास किधर है, B से P की दिशा में। जो डायग्राम अभी आपने नोट किया है उसमें हमारे पास -q और +q की दिशा में P वेक्टर की डायरेक्शन होगी, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन होती है -q से +q की ओर। तो यहाँ पर आप डायग्राम में P वेक्टर की डायरेक्शन को और नोट कर लीजिए। सेकंड देखिए, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/BP²। एप्सिलॉन नोट का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता, जो कि आपको पता है, यानी हमारा जो प्रक्रिया है वह निर्वात में कंप्लीट हो रही है। और E2 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/R² + A²। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 जो आपके सामने है वहाँ से आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि E1 और E2 का मान किसका ज़्यादा है, किसका कम है, या दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन 3 और 4 को देखने से पता चल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/R² + A², यानी दोनों की डायरेक्शन तो अलग अलग है लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड जो हैं वो समान है। यानी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से समीकरण 3 व समीकरण 4 से स्पष्ट है कि E1 का मान जो है वह E2 के मान के क्या है, बराबर है। E1 का मान E2 के मान के क्या है, बराबर, क्योंकि राइट हैंड बराबर तो लेफ्ट हैंड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। चलो यहाँ तक तो हमारे पास क्लियर हो जाता है। +q के कारण मान ज्ञात कर लिया, -q के कारण मान ज्ञात कर लिया। दोनों मानों को देखने से ये पता चल गया कि दोनों के मान जो हैं वो आपस में क्या हैं, बराबर हैं। लेकिन अब हमारे पास जो डायग्राम आपने बनाया था उस डायग्राम में हमारे पास यहाँ पर इनके घटक प्राप्त हुए थे। देखिए आप यहाँ पर हमारे पास इनके घटक प्राप्त हुए थे डायग्राम में, जो अभी आपने नोट किया है। यहाँ पर था हमारे पास E1 cos थीटा, यहाँ पर हमारे पास था E2 cos थीटा। इस पोजीशन पे हमारे पास में है E1 sin थीटा और इस पोजीशन पे है E2 sin थीटा, जो कि अभी हमने डायग्राम बनाया है। तो
तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आप थोड़ा सा अनुमान लगा के यहाँ पर ये बताइए कि E1 साइन थीटा है और नीचे E2 साइन थीटा है, और यहाँ पर हमारे पास क्लियर हो गया कि E1 का मान किसके बराबर है, E2 के मान के। यानी जहाँ पर E1 लिखा है उसकी जगह मैं E2 पुट कर सकता हूँ, या जहाँ पर भी E2 लिखा हुआ है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, E1 का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तो मैं 2 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 1 पुट कर सकता हूँ। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1 पुट कर सकता हूँ। जहाँ 1 था उसकी जगह मैं 2 लगा सकता हूँ, वैसे भी मान लिख सकता हूँ। तो अब आप डायग्राम में देखिए, E1 वेक्टर का जो घटक हमारे को एक मिला था E1 साइन थीटा, और E2 वेक्टर का एक घटक मिला हमारे को E2 साइन थीटा, लेकिन वो भी क्या बन गया अब, E1 साइन थीटा। किसकी वजह से, E1 बराबर E2 की वजह से। तो यहाँ पर P बिंदु पर इन दोनों विद्युत क्षेत्रों के जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं, यही पॉइंट आपको पकड़ना है यहाँ से, बाकी तो अब अपने आप ही हल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इन दोनों विद्युत क्षेत्रों के जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं उन दोनों के मान अब हमारे को बराबर प्राप्त हो रहे हैं, तथा दोनों घटकों की जो दिशा है वह दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो मान बराबर है और दिशा एक दूसरे के विपरीत है। मतलब इस वस्तु के ऊपर 5 आदमी इधर धक्का लगाएं, उतने ही मान के 5 आदमी इधर धक्का लगाएं, तो उस वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दोनों के मान बराबर हैं, दिशा विपरीत हैं, तो वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास ऊर्ध्वाधर वाले घटक समाप्त हो जाते हैं। तो अब हमारे पास कौन से घटक बचते हैं, E1 कोस थीटा जो कि आपके बाईं तरफ है, और जो E2 कोस थीटा था वह भी बाईं तरफ था, लेकिन अब यह भी क्या बन गया, E1 कोस थीटा। तो यहाँ पर दोनों क्षैतिज घटकों के मान बराबर हैं और दिशा एक ही तरफ है। तो हमें पता है कि जब दिशा एक ही तरफ होगी तो दोनों घटक आपस में जुड़ जाते हैं। विपरीत दिशा में होते हैं तो घटते हैं, और सेम डायरेक्शन में होते हैं तो जुड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि E1 और E2 के हमारे पास टोटल मान कितने मिल गए थे, 4, जिनमें 2 मान अब आपके समाप्त हो चुके हैं एक तरह से, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दिया है। और E1 कोस थीटा और दूसरे का भी E1 कोस थीटा बन गया है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि P बिंदु पर अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल प्राप्त होगा वह इन दोनों घटकों के टोटल से प्राप्त होगा। तो P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान कितना आएगा, E1 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा होगा। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। ये डायग्राम आपने बना ही रखा है तो इसको उतारने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास जो कंडीशन बनी E1 बराबर E2 की, जिसके कारण कि ऊर्ध्वाधर घटक आपके निरस्त हो चुके हैं, वो लैंग्वेज हमने यहाँ पर नोट कर ली है। उसके अनुसार क्या है कि अब दोनों विद्युत क्षेत्रों की तीव्रताओं का परिमाण समान होने के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्रों के ऊर्ध्वाधर घटक यानी E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों के मान आपस में बराबर होंगे, लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण ऊर्ध्वाधर घटक परस्पर क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। तो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र हमें प्राप्त होगा वह इनके क्षैतिज घटकों के कारण प्राप्त होगा, यानी E1 कोस थीटा प्लस E2 साइन थीटा से हमें मिलेगा बिंदु P के ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान। तो E निरक्ष बराबर हो जाएगा E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, यानी दोनों का टोटल। थोड़ा सा अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारे पास P वेक्टर की जो डायरेक्शन है वह आपके -Q से +Q की ओर है, और जबकि दोनों के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र हमें प्राप्त हुआ है उसकी डायरेक्शन आपके पास राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की साइड है, जबकि P वेक्टर की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की ओर है, और दोनों एक ही रेखा के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी प्रति समांतर हैं। तो इसका मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन P वेक्टर की डायरेक्शन के क्या प्राप्त हो रही है, हमें विपरीत प्राप्त हो रही है। तो इस स्थिति में हम यहाँ पर इसके वेक्टर यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लगा सकते हैं -P कैप, जहाँ -P कैप जो है वह सदिश P वेक्टर की दिशा के विपरीत दिशा में एकांक सदिश है। तो अब हमारे पास हम इसको आगे हल कर लेते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा E1 कोस थीटा प्लस E2 की जगह भी मैं E1 पुट कर सकता हूं, क्योंकि दोनों मान बराबर हैं, कोस थीटा, और यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा -P कैप। E1 कोस थीटा E2 कोस थीटा दोनों हमारे पास में ऐड हो जाएंगे
तो 2e1 cos थीटा हमें प्राप्त हो जाता है माइनस पी कैप। और ये पॉइंट हमारे चल रहा है ई निरक्स के ऊपर। यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके आगे का देखते हैं हिस्सा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे को cos थीटा का मान हो जाता है आधार बटा कर्ण, और चित्र में आपको क्लियर है कि आधार है AO और तथा कर्ण है हमारे पास AP। दूसरे चित्र से अगर हम लेते हैं तो BO उसका आधार होता है तथा BP जो है वो उसका कर्ण होगा। तो उसके हिसाब से आधार बटा कर्ण यानी आधार का मान A तथा कर्ण का मान है R² प्लस A² की पावर 1/2 समीकरण नंबर 2 से। तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि E निरक्स बराबर हमारे पास में आएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हमारे पास में है Q अपॉन R² प्लस A² इनटू cos थीटा का मान हम कोई से भी ट्राइंगल से ले सकते हैं AO बटा AP, और यहाँ पर है माइनस पी कैप। मान यहाँ पर हम पुट करेंगे तब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट हमारे पास में है Q अपॉन R² प्लस A² की पावर 1 हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर गुणा AO। यहाँ पर AO बराबर हमारे पास में है A तथा AP का मान हमारे पास में है इक्वेशन नंबर 2 से R² A² की पावर 1/2। कर्ण का मान हमारे को यहाँ पर लिखना है और माइनस पी कैप। यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब आधार समान है, इसलिए इनके घातों के जोड़ बाकी हम कर सकते हैं। तब हमारे पास में आ जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q और अपॉन R² प्लस A² पावर 1 और पावर 1/2। 1 प्लस 1/2 फाइनल हमारे पास में आ जाएगा 2 प्लस 1 बराबर 3/2। तो हमारे पास इसकी पावर आ जाएगी 3/2। और हमारे पास में चल रहा है A तथा माइनस पी कैप। यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड है, इसलिए मैं यहाँ पर 2Q और A को विद्युत द्विध्रुव के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तब हमारे पास इस समीकरण को मैं इस प्रकार से बना सकता हूँ E निरक्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2QA। इनको मैं लिख सकता हूँ Q × 2A, जिससे कि ये P बन जाएगा यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और हमारे पास में यहाँ पर है R² प्लस A² की पावर 3/2 और माइनस पी कैप। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 5। तो अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको थोड़ा सा देखना है कि अक्ष वाले पॉइंट में हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई थी कि Q × 2A तो आपके बन जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर, और जबकि R का मान A के मान से बहुत बड़ा होता है, इस कारण से यहाँ पर R² की तुलना में A² नगण्य हो जाएगा। तब हम यहाँ पर कंडीशन लिख सकते हैं कि चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2A, और यदि R वेरी ग्रेटर देन A है यानी R का मान A की तुलना में बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर R² की तुलना में A² को हम नगण्य कर सकते हैं। तब हमारे पास इसका मान आ जाएगा, उसको हम इधर सोल्व कर लेते हैं कि E निरक्स वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × 2A P के बराबर, यहाँ पर आ गया P अपॉन R² की पावर 3/2। यहाँ पर A² नेगलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आ गया माइनस, यहाँ पर लगा दिया मैंने, और P कैप। यहाँ पर पावर 2 से यह 2 कट जाएगा, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी 2 × 3/2, इसलिए 2 से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास फाइनली? E वेक्टर निरक्स पर वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर है P और यहाँ पर आ गया R की पावर 3, स्क्वायर यहाँ से कट गया है और यहाँ पर आ गया P कैप।
वही तरीका इससे आगे वाला जो पार्ट था कि चूंकि एकांक सदिश की जो परिभाषा होती है उसके अनुसार उसका जो मान निकालते हैं वह होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण, और यहाँ पर चिन्ह माइनस का चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसको लिख सकते हैं कि P वेक्टर बराबर होता है P और P कैप। तो P और P कैप की जगह यहाँ पर पुट कर सकते हैं P वेक्टर। तो फाइनली हमारे पास सूत्र हो जाएगा इसका E वेक्टर निरक्ष पर जो मान आएगा वो मान हमारे पास में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P वेक्टर अपॉन R क्यूब, और यहाँ पर आ गया माइनस का साइन। तो यह है हमारे पास विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E वेक्टर निरक्ष बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P वेक्टर अपॉन R क्यूब, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह आप K भी यूज कर सकते हैं। यानी दोनों साइड में वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि जिसका मान आप ज्ञात करना चाहते हो, जिसकी वजह से ज्ञात करना चाहते हो, उसके वो विपरीत डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर लैंग्वेज हम लिख देंगे, अतः विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है। यह लैंग्वेज आपको यहाँ पर लिखनी है और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से एक टॉपिक आप और देख सकते हैं कि केंद्र से बराबर दूरी पर बिंदु P को अक्ष पे लिया जाए और निरक्ष पे लिया जाए, तो अक्ष वाली वैल्यू निरक्ष वाली वैल्यू की क्या होती है, 2 गुना होती है। कि यहाँ पर E अक्ष बराबर 2E निरक्ष, यानी अक्ष पर जो वैल्यू होती है वह निरक्ष वाली वैल्यू की 2 गुना होती है। यह था हमारे पास में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। इसके आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं जो हम इससे आगे वाले भागों में एक साथ हल करेंगे। चैप्टर के कंप्लीट न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए आप इसको, यहाँ तक कंप्लीट आपके हो जाता है 4 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपकी परिभाषा और डेरिवेशन को सम्मिलित करके 4 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यह था हमारे पास आज का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट में देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव को किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब बलाघूर्ण का मान कितना होता है। वो भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा और उसके बाद लेंगे इनके नेक्स्ट भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।